नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हूं श्रीपाल सत्तावत और बात सिविल लाइंस की। जी हां, आज सिविल लाइंस में हमारे साथ हैं पंडित रामकिशन, एक ऐसे राजनेता जो 97 साल की उम्र में भी अपने इलाके में जल आंदोलन चला रहे हैं, पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसे राजनेता जिन्हें कई मौके मिले दल बदलने के एवज में मंत्री बनने के, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। एक ऐसे राजनेता जिन्होंने अपने परिवार को राजनीति में बढ़ाने की कभी भी चाहत नहीं पाली। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सिविल लाइंस में। हम आपकी जीवन यात्रा को समझना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ से कहाँ हुआ, कितने साल की आपकी उम्र हो गई? जी देखिए, मेरा जन्म हुआ था 1926 में 28 मार्च को। जी। हालांकि ये भी गांवों के हिसाब से अंदाज की साल थी। एग्जैक्ट में नहीं कह सकता कि इसमें कितना सच्चाई है, कितनी झूठ है। मेरा गांव भरतपुर ज़िले में वह तहसील बेगमूड़िया ललता गांव है। उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं। मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे जो सामान्य किसान थे और हम 6-7 भाई बहन थे। 6-7 भाई बहनों में सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि उस तहसील में मेरे पिताजी ने मेरे बड़े भाई को पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर भेजा था। उसके बाद मैं खुद अपने गांव की प्राथमिक शाला में पढ़ता था। 2 दर्जा तक मैंने उस गांव में पढ़ाई की। उसके बाद मेरी एक विधवा बहन थी सेवर, जो भरतपुर ज़िले के एक गाँव है, वहाँ जाकर मैंने 4 दर्जा की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं हिंदी मिडिल करने के लिए एक उज्जैन जगह है रूपबास तहसील में भरतपुर ज़िले में, वहाँ जाकर मिडिल स्कूल की पढ़ाई शुरू की। उस पढ़ाई के टाइम पर चूँकि हम लोग किसान थे, खेती हमारा धंधा था। जब कभी छुट्टी होती थी तो खेत में भी काम करते थे, सिंचाई का भी काम करते थे, कटाई का भी काम करते, जैसे गांव के सामान्य बच्चे करते हैं वैसे काम करने को भी मुझे आता था। एक घटना ऐसी हुई, उन दिनों में कुआं से पानी निकालते थे चर्च के मार्फत। तो मैंने, हमारे गांव के एक दूसरे साझेदार थे, वो तो थे पानी लेने पर, और मैं पानी की बैलों को चलाता था। उन दिनों में उसको जो कहते थे वो गोन कहते थे, गोन की तरफ बैलों को चलाता था। हुआ जल्दी में क्या कि मैंने जैसे झटका लिया, मैंने जल्दी उसको खोल दिया और उसका नतीजा हुआ जो आदमी पानी ले रहा था वो कुएं में गिर गया। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से वो आदमी जिंदा बच गया। वो हमारे गांव का आदमी था। उसके बाद फिर मैंने गांव में डर की वजह से खेत वेत में भी ज़्यादा जाना कम कर दिया। उसके बाद मिडिल करने के बाद भरतपुर में, उस समय केवल भरतपुर में एक हाई स्कूल था भरतपुर ज़िले में। उस समय की स्थिति ये थी कि हमारे भरतपुर रियासत में केवल 13 तो थे मिडिल स्कूल, 54 थे प्राइमरी स्कूल और केवल एक हाई स्कूल था भरतपुर में। उस भरतपुर में हाई स्कूल में एक स्कूल चलता था, उसमें 8वें दर्जे तक की पढ़ाई मैंने वहाँ शुरू की। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था उस समय यूपी के जो बरगद के गांव के लोग थे वो भी भरतपुर में पढ़ने आते थे। तो एक यूपी का गांव है बेरी परखम, तो वहाँ बेरी के लोग 2 लड़के मेरे साथ, हमारे साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो जब अपने, हम मैं अलग कमरे में रहते थे किराए पर, वो एक अलग जगह रहते थे। पर जब उनके बाबा आते थे तो हम लोग उनसे मिलने चले जाते थे। उस समय यूपी में कांग्रेस का प्रचार होता था। हम लोग ये भी नहीं जानते थे कांग्रेस क्या है, ऐसा कुछ हम जानते नहीं थे। लेकिन वो बाबा जो हमें कहानी सुनाते थे, वो खादी पहनते थे, कहानी सुनाते थे, गांधी जी के बारे में बताते थे। जब हम उनसे मिलने जाते थे वो इसी तरह एक बात करते रहते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि हमें धीरे धीरे इस बात का शौक़ लगा, एक शौक़, केवल शौक़, कोई विचार नहीं, शौक़ लगा कि हमें भी इस मामले में हिस्सा लेना चाहिए। तो उस समय रियासतों में कांग्रेस नहीं थी, प्रजामंडल थे। हमारे भरतपुर ज़िले की
जो उस समय की कांग्रेस को उसको प्रजा परिषद कहते थे। तो हम लोग प्रजा परिषद की मीटिंगों में जाने लगे। मीटिंग से मतलब जब कोई मीटिंग करते थे तो उनको सुनने के लिए, उसमें कोई भागीदारी के लिए नहीं, सुनने के लिए। धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ती गई, पढ़ाई भी चलती रही, उसमें रुचि बढ़ती गई। मतलब ये कह सकते हैं कि आज़ादी आंदोलन के प्रति आपका जो रुझान है वो जो वो आते थे उत्तर प्रदेश से, हाँ, उनसे मुलाकात के बाद, हाँ, उससे बाद ही पैदा हुआ। इसी बीच में खबर आई कि कस्तूरबा जी की मौत हो गई है। तो फिर उस समय के जो वहाँ के कांग्रेस के नेता थे मास्टर आतेन जी, उनने हमें कुछ कूपन दिए कि इसके लिए कुछ चंदा इकट्ठा करो। अब मुझे याद तो नहीं, पर थोड़ा बहुत विद्यार्थियों से हमने उनको चंदा दे के शुरू की थी याद। उससे थोड़े प्रजा परिषद के लोगों के बीच में आना जाना शुरू हो गया, जान पहचान हो गई। लेकिन उसी समय मेरी शादी तय हो गई थी। शादी, ये जो प्रजा परिषद से आपका जुड़ाव है, ये 1942 की बात है? बात पहले, हाँ, 1942 से बात। तो ये कह सकते हैं कि आपका सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन ये 1942 से शुरू हुआ है। हाँ जी। और अभी 80 साल हो गए आपको हाँ, उस जी, जीवन को जी। जीते। तो मेरी शादी तय हो गई थी। अब गांवों में कम उम्र में शादी हो जाती थी। शादी की तारीख आ गई, लगन रख गई, मैं नहीं गया। ये कह के नहीं गया, पर्चे चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। लेकिन असल में हुआ क्या कि जो वो बाबा जो आते थे ओम प्रकाश के, वो ये कहते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में बच्चों को शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं गुलाम पैदा करेंगे। अब हम उसका ज़्यादा अर्थ तो समझे नहीं कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। नतीजा हुआ कि शादी की तारीख तय हो गई और मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं सीधे आ जाऊंगा, तुम बारात लेके पहुंच जाओ। घर वाले बारात लेके पहुंच गए और वो जो मेरे उनके बाबा थे, उनके लड़का था ओम प्रकाश, हम दोनों गायब हो गए। अब वो कुछ लोग तो उसे कहते हैं जो समझ नहीं पाए अब तक। मैंने कभी कहा भी नहीं, वो समझते कोई लड़की पसंद नहीं थी, पसंद की बात ही नहीं थी, लड़की देखी भी नहीं थी। वो तो केवल बाबा ने ये कहा था शादी नहीं करनी चाहिए। अब निकल तो हम घर से गए, कान जो मेरे साथी थे ओम प्रकाश, उनकी कानपुर में कोई रिश्तेदारी थी। जो साये की मेरी शादी तारीख थी वही उनकी तारीख थी। तो पहले तो हम उस बारात में शामिल हुए। हालांकि वो लोग बहुत गरीब हो गए थे जो मेरे साथ थे, और उनका जो रिश्तेदार थे बहुत बड़ी पार्टी थी, कभी पुरानी, लेकिन पुरानी रिश्तेदारी के जैसे उन्होंने हमें बुलाया था। तो कानपुर में हम शादी में शामिल हुए और कानपुर से बारात जा रही थी देहरादून। उससे पहले और वहाँ बारात में इंतजाम उन्होंने ये किया था कि हर बाराती के लिए फर्स्ट क्लास का डिब्बा रिजर्व था। अब अपनी स्थिति थी हम दोनों की कि हमने फर्स्ट क्लास का डिब्बा देखा ही नहीं था, तो हमने दोनों ने तय किया हम तो दोनों में एक में ही चलेंगे, एक ही बट हम चलेंगे। बारात देहरादून पहुंच गई और बारात भी कई दिन ठहरी। पर कई दिन ठहरी में एक अजीब घटना हुई कि जब बारात चलने लगी तो बारात जो लड़की वालों की तरफ से पूछा तुम कहीं घूमने गए थे, तो हम लोग भी उनकी तरफ से मंसूरी गए थे घूमने, और उन्हें तुमने कुछ खरीदा है? तो हमारे, अब मुझे पता नहीं उन्हें क्यों पूछ रहे थे, तो हमारे पास तो ना तो कोई पैसा थी ना हमने कुछ खरीदा। हमने एक तो चना लिए थे और एक टेढ़ी सी बेंत खरीदी थी। हम उनने पूछा कुछ खरीदा? हमने कहा ये खरीदा है। कितने खरीदा? बता दिया तो उन्हें 2-3 रुपये हमें पकड़ा दिए। जिसने उस बारात में ये था, जिसने जो वहाँ खरीदा था उसका सारा पेमेंट वो कर रहे थे। उस बात पर हम बहुत हंसे भी, दुखी हुए, पर हम दुखी नहीं होते तो भी हमारे पास खरीदने कुछ था नहीं। अब उसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ, घर से तो निकल आए, अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो उनके यहाँ से तो कह दे चल देख हम वापस जा रहे हैं, लेकिन घर आने की हिम्मत ही नहीं थी डर की वजह से। तो फिर 5-7-10 दिन हमने कोशिश की कानपुर में हमें कोई काम मिल जाए, लेकिन हमें कोई काम मिला नहीं। दिन भर घूमते थे और शाम को एक धर्मशाला में आकर दोनों सो जाते थे। 8-10 दिन हमें कोई काम नहीं मिला। उन दिनों में खाने का कैसे प्रबंध हुआ मुझे याद नहीं, कैसे खाते, इस पर हमारा दिन निकल गई। जब कानपुर में नहीं मिला तो फिर हमारे गांवों के लोग उन दिनों में अहमदाबाद जाया करते थे मजदूरी करने। तो हमने कहा चलो कहीं अहमदाबाद चलें, अहमदाबाद में मजदूरी करेंगे। तो जब मैं निकल रहा था तो अहमदाबाद की ट्रेन में उन दोनों उसी दिनों में 2-4 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था अहमदाबाद में, हिंदू मुस्लिम दंगा। तो एक आदमी ने कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? हमने बताया हम तो यहाँ के, बाद किस लिए जा रहे हो तुम अहमदाबाद? तो हमने कहा भाई मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। तो उनके यहाँ तो बड़े झगड़े हो रहे हैं, तुम कैसे आ गए?
तो वो आदमी हमें बिना पहचान के अपने घर ले गए, अपने घर। अब मुझे उनका नाम भी याद नहीं है। अपने घर ले गए। अपने घर ले जाकर हम अहमदाबाद में रात को सो गए। वहाँ अहमदाबाद में जिस घर में हम सो रहे थे उसमें मेरे मामा के गांव का एक दूसरा आदमी उसके बगल में रहता था। वहीं वो कभी पहले से नौकरी करते थे। तो वो सुना रहे थे कि हमारे फूफा का लड़का था, वो शादी छोड़ के भाग गया, इस तरह उसने शादी छोड़ दी। वो उनको सुना रहे थे। तो हमारे सामने संकट खड़ा हो गया कि तो कल ही हम पकड़े जाएंगे। तो हमने कहा अब क्या किया जाए। तो वहाँ से फिर सोचा कि अब यहाँ से किसी तरह निकलो। और निकल के एक मेरे साथ पढ़ते थे हरी बाबू, जो रहने वाले अछनेरे के थे, लेकिन उनका कारोबार था बम्बई में। तो बम्बई हमने कहा ओम प्रकाश से चलो अब यहाँ से तो चलो, यहाँ तो कल ही पकड़े जाएंगे, बम्बई चलें। बम्बई गए तो हमारे पास कोई पैसा वैसा था नहीं। वो बम्बई सेंट्रल में उनकी दुकान थी मिठाई की, वो उसका मुझे पता था। नंदराम गणेश के नाम से कोई उनकी दुकान थी। तो हमने एक तांगा किया और उनकी दुकान पे पहुंच गए। अब वहाँ जब हम दुकान पे पहुँचे तो पता लगा हरी बाबू तो वापस आगरा चले गए। अब हमारे सामने संकट ये खड़ा हो गया कि हमारे पास पैसे तो थे नहीं। हम ये सोच के गए थे कि हरी बाबू से दिला देंगे पैसे और वहाँ रुक जाएंगे। अब जब उसने पैसे मांगे तो हम दुकानदारों ने कहा तुम उनके पर्चे तो हाँ। हमने कहा भाई हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास पैसा खुले है नहीं। तो उन्होंने हमारे लिए वो पैसा दे के अपने दुकान पे बैठा लिए। अब फिर सवाल ये है कि अब क्या करें, क्या किया जाए। तो उस समय आसपास के यूपी के बिहार के मजदूर बम्बई में बहुत हुआ करते थे। तो जब हम जिस गांव में वहाँ ठहरे थे बम्बई में, वहाँ यूपी के जो मेरे साथी थे ओम प्रकाश, उनके गांव के लोग वहाँ मजदूरी करते थे। उनने जब पता लगा कि बेरी के रहने वाले हैं तो उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें काम दिला देते हैं। तो काम दिलाने के नाम हम दोनों को घाटकोपर पर एक जगह बम्बई में वहाँ एक होटल था। होटल का स्टेशन पर स्टॉल होते हैं, उस पर हमें उन्होंने लगा दिया। हमें खाने को 2 कचौड़ी और 12 आना रोज़ देना तय हुआ था। सोने का कोई सवाल नहीं था। दिन भर बेचो और वहाँ रेल की पटरी पे सो जाते थे। उसके बाद फिर स्थिति ये आई कि थोड़ा और परिचय हुआ तो एक दूसरी दुकान थी कुरला में, वहाँ हम दोनों के लिए लगा दिया गया थोड़े थोड़े पैसे पर। क्योंकि स्थिति ये थी हम घर आने की स्थिति में थे नहीं और हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, कोई हमारे पास कोई योग्यता भी नहीं थी। लेकिन 8-10 महीना बाद स्थिति ये आई, ओम प्रकाश ने कहा मैं तो नहीं रह सकता। अब मेरे समझ संकट ये हुआ कि मैं अकेला रह जाऊंगा। तो वो तो घर चल दिया और उसने जाके बता दिया मेरे घर वालों को वो वहाँ और कुरला में नौकरी करते हैं। तो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे एक तुलसीराम नाम के आदमी, वो अचानक पहुँचे और जब मैं देख के घबरा गया और वो मुझे गांव ले आए, लाए गांव। जब मुझे बम्बई से ला रहे थे तो उस दिन बाई चांस जो कांग्रेस के उस समय बड़े नेता थे मास्टर आतिन जी, वो पिंगोरा स्टेशन पर मुझे उतरना था और उन्हें वहाँ चढ़ना था। मास्टर जी से मुलाकात हुई, परिचय पहले पुराना था ही, लेकिन उस समय मेरी कोई बात नहीं हुई। रात में पिंगोरा ठहरा, दूसरे दिन गांव में आ गया। अब गांव में एक तरह से तमाशा बन गया था। लड़का भाग गया था, वापस आ गया था, घर वाले थे, माँ भी रोती थी, तरह तरह की तकलीफ हुई। 8-10 तक तो मैं ही रहा। फिर उसके बाद जो पहला मेरा वो प्रजा परिषद से संबंध था, तो धीरे धीरे पढ़ाई तो छूट चुकी थी, उस समय काम खत्म हो चुका था। तो धीरे धीरे कभी कभी गाँवों में उन लोगों के साथ प्रचार करने जाते थे। उस समय प्रजा परिषद के लिए वॉलंटियर भर्ती करना, सदस्यता भर्ती करना, इस सब में हिस्सेदारी शुरू कर दी थी। उस समय जब हम बम्बई में रहते थे तो सन 42 के आंदोलन के बाद समाजवादी नेता जो प्रमुख लोग थे वो ज़्यादातर बम्बई के थे। और कुरला जहाँ हम लोग नौकरी करते थे तो उनमें से कुछ लोग छूट के आ गए थे और वो कभी कभी वहाँ मीटिंग करते थे। तो जब दुकान से हमें फुर्सत मिल जाती थी तो उनकी मीटिंग में सुनने चले जाते थे। सुनने चले जाने के बाद जयप्रकाश डॉक्टर लोहिया का नाम सुना और डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश के नाम के साथ साथ समाजवादी पार्टी, इस तरह की चर्चाएं हो गई। तो मेरा वहाँ से ही दिमाग ये बन गया कि कांग्रेस में समाजवादी पार्टी है, हमें उसकी सदस्यता लेनी चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। जब मैं यहाँ प्रजा परिषद में आ गया
तो हालांकि मैं कोई संस्थापक सदस्य में नहीं था, लेकिन वहाँ कांग्रेस के भीतर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी सन 34 में, मैं उस पार्टी से संपर्क में आया और उस पार्टी के संपर्क में आने के बाद सामाजिक खड़ा ये हो गया कि हमें समाजवादी विचारधारा, समाजवादी साहित्य को पढ़ने का शौक़ लगा, पढ़ना शुरू कर दिया। अब इस बीच में सन 47 में देश आज़ाद हो गया और कांग्रेस ने के भीतर से जो समाजवादी पार्टी थी उनने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। वो सभी अलग हो गए, सब अलग हो गई फैसला। जिस दिन फैसला हुआ था छोड़ने का, उसी दिन मेरी दूसरी शादी की तारीख तय थी। उस दिन शादी में जाना था। उससे 2-3 दिन पहले वहाँ कांग्रेस का उस समय चुनाव हुआ था, तो उस समय कांग्रेस उस समय जो प्रजा परिषद थी उसके अध्यक्ष तो बनाए थे जगपत सिंह, जो एक वकील थे, नगर के रहने वाले थे। और मैं चूँक नया लड़का था लेकिन उत्साहित था, काम करता था, तो मुझे वहाँ दिन सेक्रेटरी बना दिया गया। उस समय प्रजा परिषद की कांग्रेस की जो बॉडी थी उसका सेक्रेटरी। दूसरे दिन समाजवादी ने कांग्रेस छोड़ दी। मेरे शादी का दिन था। उस समय के जो नेता थे राज बहादुर जी वगैरह वो उस बारात में जाने वाले थे, लेकिन जब कांग्रेस के छोड़ने का फैसला आया तो मैंने भी पार्टी छोड़ दी, वो कांग्रेस छोड़ दी। और उस दिन से समाजवादी पार्टी की स्थापना शुरू की मैंने भरतपुर जिले में स्थापना। ये कब की बात है? ये बात 1948 में सबसे पहले। तो आप समाजवादी विचारधारा से तो बॉम्बे में जुड़ गए थे जी। उसके बाद आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में आए, फिर समाजवादी पार्टी। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई और उसका नाम जब सोशलिस्ट पार्टी बढ़ा तो मैं सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना वहाँ से आपका डॉक्टर लोहिया के प्रति रुझान बढ़ा। मैं सोशलिस्ट पार्टी का प्रथा एक तरह से जो समझो संस्थापक सदस्य था राजस्थान में, भरतपुर में। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय हमने भरतपुर में सोशलिस्ट पार्टी बनाई और जब मैंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो फिर राजस्थान के अन्य जिलों में, उस समय मेरा उनसे किसी से परिचय नहीं था, पर कई प्रमुख नेता थे जो पहले कांग्रेस में रह रहे थे, वो भी कांग्रेस से अलग होकर उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग रियासतें थी उस समय सब ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। जैसे कोटा में हीरालाल जैन, पुरुषोत्तम मंत्री, उनने वहाँ स्थापित की। उदयपुर में नरेंद्र पाल चौधरी, राजेंद्र पाल चौधरी, उनने वहाँ सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। भाई भगवान, कई लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो जब कई जगह सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई, उसके बाद फिर राजस्थान एक होने का आंदोलन चला था। राजस्थान एक करो, क्योंकि उस समय उसके बाद राजस्थान की जो अलग अलग रियासतें थी उनकी जैसे एक मत्स्य बना था पहले, मत्स्य, तो उसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर और ये मध्य प्रदेश में ये 4 रियासतें थी। इसी तरह से ग्रेटर राजस्थान बना, दूसरा राजस्थान बना। इन कई राजस्थान बनने के बाद फिर ये सवाल चला कि इस राजस्थान का एकीकरण होना चाहिए। तो डॉक्टर लोहिया ने इस आंदोलन को छेड़ा, राजस्थान एक करो। उस राजस्थान एक करने के संपर्क में फिर जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रियासतों में हमारे दल बने थे, फिर हम सब लोगों का मिलना जुलना हो गया और मिलके फिर राजस्थान में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसमें मैं भी था, मुरलीधर व्यास थे, हीरालाल जैन थे, चौधरी नरेंद्र पाल थे, भाई भगवान थे और बहुत से लोग थे। उसमें अलग अलग राज्यों के सब अलग अलग जिलों के अलग अलग लोग थे। उस समय सोशलिस्ट पार्टी का एक संयुक्त रूप राजस्थान में सबसे पहले विरोधी दल के रूप में हम लोगों ने राजस्थान में राजनीति शुरू की थी। उसका लोहिया जी के वक्त के आप संभवतः अकेले पार्लियामेंट्रियन हैं जो संसद में पहुंचे और अभी भी उस विचारधारा के साथ चल रहे हैं। नहीं, लोहिया जी के साथ वाले तो सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लेकिन संसद में पहुंचने वाले लोगों में अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही रह गया हूं शायद, करीब करीब। अब हो सकता है एक आध रहा हो, कहीं दक्षिण में रह गया हो, बाकी शायद मैं ही रह गया हूं। उसके बाद तो सबको एक तरह से उनका अंत समय हो गया जी। अब ये सारी स्थिति के बाद हम लोगों ने राजस्थान में सोशलिस्ट पार्टी का आंदोलन चलाए, जिलों में कमेटियां बनाई, संगठन खड़े किए। ये क्रम हमारा चलता रहा लगातार। सन 58 में, उन दिनों में
सबसे पहले डॉक्टर लोहिया जयपुर आए थे और हमारे राजस्थान पार्टी का सम्मेलन था। उससे पहले हमारे पार्टी के विधान में अध्यक्ष नहीं होते थे, केवल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे हीरालाल जैन, कोटा के, बड़े वरिष्ठ थे, बहुत त्यागी थे। उनने वैसे वहाँ शांति निकेतन में शिक्षा भी प्राप्त की थी। कांग्रेस के नेताओं में, प्रमुख नेताओं में रहे थे, जवान लोगों में। वो उस समय सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। डॉक्टर लोहिया ने आए और उन्होंने, डॉक्टर लोहिया ने मुझसे कहा, तुम क्यों पत्र लेते हो? मैं, डॉक्टर साहब मुझे क्या ज़रूरत है, हीरालाल जी हैं। भाई नहीं। तो उसी साल पार्टी के विधान में व्यवस्था की गई थी कि पार्टी में अध्यक्ष भी होना चाहिए और सेक्रेटरी भी होना चाहिए। तो सन 58 में मुझे सबसे पहले डॉक्टर लोहिया के आग्रह पर मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हीरालाल जैन को सोशलिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उसी साल हम लोगों ने एक सारे देश में एक डॉक्टर लोहिया ने आदेश दिया था कि हर राज्य के सवालों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करो, राज्यव्यापी। तो सन 58 में तो बना था मैं अध्यक्ष और 58 की साल ही उस संघर्ष के लिए तय कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि उस साल फिर हमने सारे राजस्थान में जो उस समय के सवाल थे, तरह तरह के सवाल, जैसे बच्चों को बहुत शिक्षा, जिस ज़मीन पर मुनाफा नहीं इस पर लगान नहीं लगना चाहिए, जिस तरह के समाजवादी आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे, उनको लेकर हमने आंदोलन चलाया सन 58 में। और आंदोलन चलाने के साथ मैंने फिर जयपुर में गिरफ्तारी दी थी। उसमें 55 लोग हम राजस्थान में अलग अलग जिलों से मेरे साथ बुलाए थे, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, जयपुर से, जहाँ जहाँ के थे, क्योंकि मैं अध्यक्ष था और 55 लोग और थे। उस समय आमतौर पर जो दफ्तर थे वो वहाँ हमारे पुरानी विधानसभा का पीछे चलते थे, उस विधानसभा जलेब चौक में। हाँ, जलेब चौक में। उसमें फिर हम लोग घुसे और घुसने के बाद वहाँ हमने नारेबाजी की, मजिस्ट्रेट कोर्ट में घुस गए। तो उनने हमें गिरफ्तार किए और करने के बाद उन्हें 3 महीना के लिए हम लोगों ने की सज़ा दे दी। सज़ा के बाद उन्होंने पूछा कि तुम कुछ कहना चाहते हो? हम कुछ नहीं कहना चाहते। अंत में हम 55 आदमी जो अलग अलग जिलों के थे 3 महीना तक जयपुर की जेल में रहे। जयपुर की जेल में उस समय आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं मिलता था उस समय। हमें भी खाली 2 रोटी, अच्छा उस दिनों में एक जेल वाले कपड़े और पहना देते थे, जैसे आजकल वो कपड़े भी हम पहनते थे, पर हमारे लिए सुविधा ही कर दी थी कि वहाँ खादी का काम सिखाने वाला एक आदमी था। तो उसमें मुझे लगा दिया था कि उनके साथ काम सीखो और वही जैसे जेल के नियम है उसका खाना खाओ, सो जाओ। उस समय एक घटना और हुई। घटना ये हुई कि एक बहुत सुंदर सा लड़का वहाँ जेल में था। जिस वार्ड में वो था वो उन बच्चों का वार्ड था जो जेब काटे का काम करते हैं। उसी वार्ड में मुझे भी रख दिया गया। तो 2-4 दिन बाद पता लगा, मैंने उस बच्चे से तू कैसे आ गया, क्यों पकड़ लिया? साहब मुझे गलत पकड़ लिया है, गलत पकड़ लिया है। वो छूट के चला गया। अब जब चला गया तो मैंने कहा तेरा क्या हुआ, तू करेगा क्या? तो ऐसा साधन नहीं है। तो जेल से मिलने के लिए मुझे कुछ भरतपुर के लोग आए और मैंने उनसे कहा कि इस लड़के के लिए आप कुछ मदद करो, ये दुकान करना चाहता है। उसको पिस्सू कहते थे, दुकान करना चाहता है। गांव उन लोगों ने उसकी मदद की और उसने महीना 2 महीना बाद वो काम शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं कब शुरू किया, लेकिन उसने जब 2-1 महीना बाद वो तो दोबारा आ गया जेल में। दोबारा आ गया तो पता क्या लगा कि हमारा उस समय जौहरी बाजार में पार्टी का दफ्तर था और आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में 2 आना 4 आना पैसा इकट्ठे करते थे तो दफ्तर में पैसा रखे थे। पता लगा उस लड़के ने वो पैसा ले लिए और जब वो आ गया और मुझे पता लगा तो वो भी हंसने लगा, कि मैं तो साहब जेब काटने का काम करता हूँ। तो दुकान करवा रहे हैं। बहुत अजीब अनुभव हुआ मुझे, कहाँ उसकी मदद की। फिर उस जेल में एक जेल में दूसरी घटना और हुई कि एक धौलपुर में एक जगह सेवर है, वहाँ का एक अपराधी और था जो लंबी सजा काट रहा था। वो नाई था शायद। सेवर भरतपुर में, धौलपुर वहाँ भी है, धौलपुर में भी पास ही है। तो वो लंबी सजा काट रहा, शायद 20 साल की सजा थी, क्या सजा थी, शायद वो नाई था। तो वो हजामत बनाने आता था। तो एक दिन मेरी हजामत बना रहा था और वहाँ थोड़े थोड़े मेरे दूर पे कुछ कबूतर
दाना डाल देते, चुग रहे थे, पता नहीं। उसने मेरी हजामत तो छोड़ी और कबूतर पकड़ के मार दिया। उस दिन से मैं इतना डर गया उससे कि मैंने क्या किया। तो फिर मैं जेलर से कहा मुझे हजामत नहीं बनवानी इससे। मैंने पूछा तेरे क्यों मार रहे हो, सब तो मारते ही रहते हैं। तो जेल में भी हम लोगों को कुछ ऐसे अनुभव हुए उस समय मेरे जेल में वो लोग डकैत भी मुझे मिल गए थे जो भरतपुर के मशहूर डकैत थे। उनने मुझे जो रहस्य बताया मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उनने बताया कि आप हम डकैत हैं, डकैती की हमने, लेकिन तुम्हें पता है हमें हथियार कौन देते थे। तो उस समय मुझे जो नाम बताया मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जो राजा के सबसे नज़दीक था उसके मार्फत उनको हथियार मिलते थे। तो जेल का अनुभव, फील्ड का अनुभव सब मिलाकर ये था कि हम लोग कोई विचारधारा से तो बंध गए थे पक्के, जिसमें हमारे कोई परिवर्तन की आशा नहीं थी। और हम इतने उमंग में थे, हम ये सोचते थे कि जो हमारी विचारधारा है यही सच्ची विचारधारा है और यही सफल होगी। और ये होना भी चाहिए, जिसका जो विचारधारा है उसमें उसका विश्वास हो। अब अलग बात है वो सफल हो या नहीं हो, उस विश्वास के अनुसार काम करते रहे। और 58 में 3 महीना जेल काटने के बाद सन 62 का पहला चुनाव, सन 57 का पहला चुनाव हुआ। 1957 में आपने पहला चुनाव लड़ा। उस चुनाव में कुल कितना खर्चा है आपका, किस तरह से प्रचार किया? उस समय पहली बात तो ये 57 में जब चुनाव हुआ था तो हम ये भी नहीं जानते थे कि चुनाव के बाद कुछ विधायकों को भत्ता मिलता है। ये भी हम लोगों की जानकारी नहीं थी। चुनाव में खड़ा हो गया, एक हमने पर्चा छपाया था। उस समय हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह था बड़। तो आज तक बड़ का पेड़। तो मुझे आज तक याद है कि वो बड़ के पेड़ का एक छोटा सा पर्चा छपाया था जो 4 रुपये में छपा था, 4 रुपये में। और उस समय फीस जो होती थी वो 200 रुपये होती थी। अब ना तो मेरे पास 200 रुपये थे ना 400 रुपये थे। पर चुनाव से पहले एक गाजोली गाँव में नदबई तहसील में मीटिंग हुई और लोगों ने कहा तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा पैसा कहाँ है। तो उसी वक्त उस गांव के लोगों ने 100 रुपया दिए और मेरे गांव के मीटिंग सुनने आए थे उन्होंने भी 100 रुपया दिए। हमने उसके लिए लेके फीस भर दी। 200 रुपये में तो आपकी फीस जमा हो गई। अब सवाल उठा कि पर्चा कौन छपाए। तो हमारी पार्टी में उस समय चतुर्थ और निरंजन नाम के 2 व्यक्ति बयानी के लोग थे। वो दोनों अर्जी नवीस थे, वकीलों के साथ काम करते। उनने 400 रुपये इकट्ठे करके एक पर्चा छपाया। ना हमारे पास पैम्फलेट, ना हमारे पास कोई जीप, ना हमारे कोई काम। नतीजा चुनाव शुरू हो गया। उससे चुनाव 20 दिन में होता था लगातार। वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक शेड्यूल कास्ट का और एक जनरल। उसमें पूरी वैर तहसील थी, पूरी नदवा तहसील थी और आधा हो गया। एक हमने पर्चा छपाया था, उस समय हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह था बड़। तो आज तक बड़ का पेड़। तो मुझे आज तक याद है कि वो बड़ के पेड़ का एक छोटा सा पर्चा छपाया था जो 400 रुपये में छपा था, 400 में। और उस समय फीस जो होती थी वो 200 रुपये होती थी। अब ना तो मेरे पास 200 रुपये थे ना 400 रुपये थे। पर चुनाव से पहले एक गाजोली गाँव में नदबई तहसील में मीटिंग हुई और लोगों ने कहा तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा पैसा कहाँ है। तो उसी वक्त उस गांव के लोगों ने 100 रुपया दिए और मेरे गांव के मीटिंग सुनने आए थे उन्होंने भी 100 रुपया दिए। हमने उसके लिए लेके फीस भर दी। 200 रुपये में तो आपकी फीस जमा हो गई। अब सवाल उठा कि पर्चा कौन छपाए। तो हमारी पार्टी में उस समय चतुर्थ और निरंजन नाम के 2 व्यक्ति बयानी के लोग थे। वो दोनों अर्जी नवीस थे, वकीलों के साथ काम करते। उनने 400 रुपये इकट्ठे करके एक पर्चा छपाया। ना हमारे पास पैम्फलेट, ना हमारे पास कोई जीप, ना हमारे कोई काम। नतीजा चुनाव शुरू हो गया। उससे चुनाव 20 दिन में होता था लगातार। वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक शेड्यूल कास्ट का और एक जनरल। उसमें पूरी वैर तहसील थी, पूरी नदवा तहसील थी और आधा बयाना था। तो करीब 3 से 4 से गाँव थे। तो चुनावों से पहले चूँकि सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार में हम सब जगह इन गाँवों में जाते थे और हमने सोशलिस्ट पार्टी को इतना मजबूत कर लिया था कि हर गांव में 2 आदमी 10 आदमी पार्टी के होते थे। पार्टी के होने की वजह से आपका कैडर तैयार हो गया था। अपने आप वो 10 साल का जो संघर्ष था उसमें कैडर तैयार था। उनके कहने पर 57 का चुनाव लड़े। अब चुनाव में जब वोटिंग शुरू हुआ तो स्थिति यह है कि
जैसे आज वोटिंग हो गया, फिर एक दिन रहता था खाली, फिर दूसरी जगह पे वही पोलिंग पार्टी जाती थी, तो हमें एक दिन मिल जाता था। तो हम अपने वोट डालने के बाद एक दिन में 5 गाँवों में फिर मीटिंग पैदल करते थे। ऐसे जब वोटिंग शुरू हुआ तो उस समय एक आदमी को 2 वोट बांटने का अधिकार था, एक जनरल के लिए और एक शेड्यूल कास्ट के लिए। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या तरकीब निकाली, अब हमने नहीं बताया, पता नहीं किसने उनको बताया कि राजा मान सिंह और मैं दोनों और विस्परी, हम तीनों चुनाव लड़ रहे थे। तो राजा मान सिंह और मुझको लोगों ने वोट देना शुरू कर दिया, 1 वोट उनको, 1 वोट मुझे, राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह भरतपुर के राजा के भाई थे। इस समय राजाओं का बड़ा असर था, जाटों का इलाका था। जब राजा मान सिंह को नदबई में पता लगा कि ये वोट 2-2 डाल रहे हैं, मैं भी हार सकता हूँ, क्योंकि आम तौर पर जाटों दूसरा वोट तो मिल ही रहा था, पर मुझे जाटों का वोट और मिल रहा था। तो उन्हें नदबई में एहसास हुआ कि मैं तो हार जाऊंगा, तो उन्होंने प्रचार किया कि उनको वोट देना बंद कर दो। इधर एक कटारा गांव है नदबई में, हम जब मीटिंग कर रहे थे तो उसी वक्त खबर आई कि हमारा चुनाव चिन्ह बदल दिया है। अब चुनाव की वोटिंग का रह गया था 6-7 दिन, उससे पहले मेरा चुनाव चिन्ह बदल दिया। अब हम लोग, मेरे संग एक नत्था सिंह नाम का जाट अब चुनाव लड़ रहा था, हम दोनों साइकिल पर भरतपुर गए, कलेक्टर से मिले। कलेक्टर ने कहा हमारे पास का कोई इलाज नहीं है, आप पिटीशन करो। पिटीशन करने के लिए यहाँ आए तो मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। एक सुरेश कुमार शर्मा जो मेरे साथ बाद में MLA बने, वो मुझे एक संतोषी लाल सेठ के नाम से व्यापारी थे, उनके पास ले गए, उनने 100 रुपया दिलाए। उन 100 रुपये को लेकर हमने चिरंजीवी जी को आप भरतपुर से जयपुर आए उस वक्त? भरतपुर से जयपुर बस से, और वहाँ से गए थे साइकिल से। 100 रुपया दिए, लेकिन उस पिटीशन में मैं हार गए। और उस चुनाव में मुझे 18-20 हज़ार वोट मिले थे, हमारा फासला बहुत कम रह गया था। लेकिन उसमें भी मैं इसलिए हार गया था, उस समय राज बहादुर जी और मास्टर आदि के ग्रुप में विरोध था। तो मास्टर जी के जो समर्थक थे वो विस्परी जी को वोट नहीं देना चाहते थे, और उन्हें ये एहसास नहीं था कि मैं मुकाबले में हूँ, तो वो वोट राजा मान सिंह को दे रहे थे। जब चुनाव का रिजल्ट आया और मेरे वोट दे, तो उन्हें बताया हमने बड़ी गलती की, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इस कंटेस्ट में आ जाओगे। इस तरह से 57 में चुनाव हार गए, और हारने के बाद वही अपना जो सोशलिस्ट पार्टी का काम फिर शुरू कर दिया। फिर सन 60 में, मतलब आप चुनाव हारे, उसके बाद में आपने एक नया संघर्ष शुरू किया? हाँ, मैं चुनाव कभी हारने के बाद 2 दिन भी घर नहीं बैठा हूँ। बहुत से लोग अफसोस करते हैं, बहुत से लोग रोते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप 4 बार MLA रहे, 1 बार MP रहे, 12 साल जिला प्रमुख रहे। जी जी। तो फिर सन 60 का आंदोलन आया, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी। उसमें फिर देश भर में हम लोग हुए, उसमें भी फिर मैं सेवर में गिरफ्तार हुआ, और जब भी 3 महीना की सजा हुई। एक इस बीच में एक और आंदोलन हुआ था, एक बयाने तहसील में खरेरी गांव में। तो वह खरेरी गांव में एक स्कूल खुलना था, तो वहाँ कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे, वो स्कूल को उस जगह खुलवाना चाहते थे जहाँ उनका घर था, और गांव वाले चाहते थे कि स्कूल वहाँ खुले जा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। उस मुद्दे पर लेकर भी एक आंदोलन हो गया। हालांकि मैं उसमें सीधा गिरफ्तार नहीं हुआ था, पर उस आंदोलन में भी उस इलाके के 3 से करीब लोग जेल चले गए। तो सन 57 की जेल, 58 की जेल, 60 की जेल, खरेरी के आंदोलन की जेल। उसका नतीजा हुआ कि भरतपुर ज़िले में हम लोगों की एक अलग से पहचान बन गई थी, अलग से पहचान। इसके अलावा भी फिर कई घटनाएं ये हुई। हम लोग ज़मीन के बंटवारे की मांग करते थे, हमारी नारा हुआ करते थे, भूखी जनता चुप नहीं रहेगी, धन और धरती बट के रहेगी। इस नारे के साथ हम चाहते थे जमींदारियाँ ख़त्म हो, काश्तकारों को ज़मीन मिले। तो एक मेरे निर्वाचित, वो एक सोशलिस्ट अप्रोच थी। हाँ, अप्रोच थी जी। उसमें दोनों ही मुद्दे थे, ज़मीन का बंटवारा भी हो और बिना मुनाफा की ज़मीन का लगान भी माफ हो। जैसे इनकम टैक्स लगता है आमदनी पर, ऐसे हम कहते थे कि लगान नहीं लगना चाहिए, अगर उस ज़मीन में मुनाफा नहीं है तो उस ज़मीन का लगान माफ़ कर देना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर फिर एक दूसरा आंदोलन और हुआ, और आंदोलन ही हुआ जब जमींदारी ख़त्म हो गई और सीलिंग लागू होने लगी, तो जो जमींदार थे वो जो काश्तकार खेती कर रहे थे उनको बेदखल करना शुरू कर दिया। तो हमारे ज़िले में हुएर तहसील में एक बिजवारी गांव है, वो भरतपुर ज़िले के जाटों के सबसे बड़ा घर था, उनके पास ज़मीन भी बहुत थी।
उनके परिवार में एक पोथी प्रसाद जी बौरे जी थे। वो बुजुर्ग भी थे और बड़े अजीब सी टाइप के थे। तो जो ज़मीन पर कब्जा करने वाले काश्तकार थे उन्होंने बेदखल करना शुरू कर दिया। और दूसरा काम उन्होंने ये किया, जो लगान भी दे रहे थे उन पर झूठा दावा कर रहे थे। इस सवाल को लेकर फिर मैंने एक महा आंदोलन चलाया और हमने कहा हम ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे, जिन काश्तकारों की ज़मीन छुड़ाई है। उसमें भी उस समय मुझे ऐसा लगता है 5-7 हज़ार आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए और उसमें ये समझौता हुआ, जो बौरे जी ज़मीन छुड़ाते थे, समझौता हुआ कि इसकी वजह हम धरसौनी में इनको ज़मीन दे देंगे। हालांकि उस समझौता का पालन नहीं हुआ। फिर एक आंदोलन में और चलाया, भूमिहीनों को ज़मीन दो। उस पर भी भरतपुर में 8-10 हज़ार किसान इकट्ठे हो गए थे और उस समय के कलेक्टर ने कहा था यहाँ तो ज़मीन नहीं, हम तुम्हें गंगानगर में दे सकते हैं। अब ना तो हमारी जानकारी थी, ना वहाँ के लोग तैयार थे। अगर उस समय वो लोग गंगानगर में आ जाते तो आज वो हमसे क्या, भरतपुर में सबसे बड़े मालदार लोग उनके, हम साहब गंगानगर में नहीं जाएंगे, हमें तो 2 बीघे 4 बीघे ज़मीन यहाँ है, उसे दो। उसके बाद नतीजा ये हुआ जो सरप्लस ज़मीन थी उसका बंटवारा शुरू हुआ और उस बंटवारे का ज़्यादातर जो लाभ मिला था उस समय के जाटवों को मिला था। एक घटना तो ये राजनीतिक। दूसरी एक घटना ये है कि छुआछूत थी देश में बहुत व्यापक। सबसे पहले घटना हुई कि हमारे भरतपुर जिले में एक ब्याना गांव है, ब्याना जी, वहाँ सोशलिस्ट पार्टी के जो ज़्यादातर मेंबर थे वो जाटव थे, जाटव और मेहतर, और सोशलिस्ट पार्टी कोई मेंबर नहीं बनता था, बल्कि हमसे यही कहते थे चमार भंगियों की पार्टी है। तो हमारे एक मेहतर था, उसके लड़के की बारात आई थी वैर में। मैं तो उस दिन था नहीं, लेकिन हमारे जो साथी निरंजन और चतुर्थ थे, एक बनिया था और एक बामन था, वो उस बारात में शामिल हो गए। और जब मैं वैर में निकल रहा था उन्होंने कही फलां के लड़का की बारात आई है तुम यहाँ चलो। तो मैं उस बारात में भी शामिल हुआ। उस समय ऐसी अजीब घटना थी कि मेहतरों की बारात में ब्राह्मण बनिया शामिल हुए थे और वो आज की जैसी थी कोई व्यवस्था हो। मुझे आज तक याद है, कच्चा सा मेहतरों का घर था, ज़मीन पर हम लोग बैठे थे थोड़ी देर। एक तो ये बात फैल गई। एक दूसरी बात ये हुई कि नदबई तहसील में विजयपुरा गांव है, हाँ विजयपुरा गांव में सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग रखी गई थी। वो भी जाटवों के गांव था। वहाँ उन्होंने ठंडाई बनाई, वो ठंडाई मैंने पी ली। अब विजयपुरा का, हमारे गांव का लड़का विजयपुरा में शादी हुई थी, तो ठंडाई की जो चर्चा मैंने की तो उस लड़का ने कह दी कि उसने तो वहाँ ठंडाई पी है। वो बात एक दिन में इतनी फैली कि जब मैं उस गांव से चलने लगा तो उससे पहले लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। हालांकि मैं विरोध में था पर सम्मान बहुत करते थे। लेकिन जैसे मैं वहाँ से चल के खिल्लिया गड़ासिया गांव आया तो हमारे पार्टी के मेंबर थे रतनलाल पंडित जी, तो मैं उनके सामने आया तो उन्हें खाट हटा दी और खड़े खड़े बात करी। मुझे समझ नहीं पाया आज क्यों हुआ है। अच्छा, आपकी ही पार्टी के? हमारे ही पार्टी के थे, पर वो लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया? नहीं किया, वो उन्हें पता, वो जानते भी नहीं थे, वो तो खाली। इसी तरह दूसरे गांव में आया तो वहाँ भी फिर ही पता लगा कि मैंने ठंडाई पी है, इसलिए ये लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिया। उन्हीं टाइमों में चूँकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पार्टी में ज़्यादातर जाटव थे, तो एक आध बार मैं अपनी ससुराल में आया, मेरे संग लुक्कीराम और नत्था सिंह नाम के 2 जाटव भी आए। जब खाने का नंबर आया तो मेरे लिए तो पीतल, वो कांसी की थाली, उसमें खाना दिया और उनके लिए उसमें दे दिया पत्तल में पीतल की थाली में, और काय से मार देना। मैंने बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भाई ये क्या करते हो? वैसा हम नहीं देंगे। वो बड़े कर्मकांडी पंडित थे, हम नहीं देंगे। मैंने कहा ऐसा करो, अब की बार मैं आऊँ तो दोनों को आप पत्तल में दे दो, उसकी अच्छा नहीं लगता है। भाई नहीं। फिर मैंने क्या किया, जब उन्होंने तीसरी बार गया तो मैंने खुद ही वो थाली मार दी। अब उसके बाद ये हुआ कि हमारे घर में मेहतर भी जाने लग गए, ठहरने भी लग गए और सब लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय मुंशी आले मोहम्मद, वो मेरे गांव में आए सभा करने। मुसलमान थे, उनको खाली थाली में खाना दिया, उससे भी सारा वातावरण मेरे खिलाफ हो गया। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट जो आमतौर पर कांग्रेस के साथ था, वो केवल भरतपुर जिला ऐसा था जहाँ सोशलिस्ट पार्टी के साथ था। इस बात को एक बार जगजीवन राम ने मुझसे कहा, जगजीवन राम जी ने,
कि क्या कारण है कि मेरी बात भरपूर नहीं चलती है। तो मैंने घटनाएं बताई थी, तो उन्हें खुद ताज्जुब हुआ कि आपने ये किया, मैं तो एक बारात में गए, हाँ मैं गए, बारात आपने मान ली, मैं हाँ मान। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी पार्टी में जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, राज बहादुर मास्टर, जुगल किशोर चतुर्वेदी, सन 62-68 आते हम इनसे आगे निकल गए और हमसे पीछे हो गए, क्योंकि सवर्णों के अलावा दलितों का समर्थन हमें बहुत व्यापक तौर पर केवल इन 2-3 घटनाओं से मिला, उनके यहाँ खाना खाने से, ज़मीन का आंदोलन करने से। और नतीजा हुआ 62 में हम विधानसभा में भरतपुर जिले से 3 आदमी जीत के आ गए पहली बार। ये 1962 में आपने पहला चुनाव जीता? दूसरा तो हाँ, चुनाव पहला जीता। 57 में आपने चुनाव हार इस पर चर्चा जारी रहेगी। जी। आज सिविल लाइन्स में हमारे साथ हैं पंडित रामकिशन, जो 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे और 12 साल तक जिला प्रमुख रहे। और इनके जीवन का सबसे बड़ा फलसफा ये रहा कि हर हार के बाद उन्होंने आगे बढ़ने की जिद की और जुनून के साथ आगे बढ़े। आप देख रहे हैं थिंक 360, मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और बात हो रही है सिविल लाइन्स की।